हेलो फ्रेंड्स। इधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई और आगे बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर दूसरी तरफ चाइना अपने वॉर प्लेन्स ताइवान के ऊपर से रोज 10-15 वॉर प्लेन्स भेज देता है जो ताइवान के ऊपर में थोड़ा सा तफरी करके चले आ रहे हैं। लड़ाई नहीं कर रहे हैं बट ताइवान के बॉर्डर के अंदर जा करके और घूम कर चले जा रहे हैं। कभी कभी ये भी न्यूज़ में आ रहा है आपको कि ताइवान को चारों तरफ से चाइनीज वॉरशिप्स ने घेर रखा है। क्या कारण है इसका? क्यों चाइना ऐसा कर रहा है? इस बात को समझने के लिए आप कल का एक न्यूज़ देखिए कि कल क्या कहा शी जिनपिंग ने, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये कहा, देखिए यहां पे चाइना जिनपिंग सेज फुल कंट्रोल ओवर हांगकांग अचीव्ड। हांगकांग के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया है एंड डिटर्मिन्ड ऑन ताइवान। अब ताइवान का अगला नंबर है। ओके, सो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग speaks during the opening ceremony of the 20th National Congress of the Communist Party of China at the Great Hall of Peoples in Beijing। और रॉयटर्स से ये रिपोर्ट आ रही है कि ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, हांगकांग का काम कंप्लीट हो गया, अगला नंबर ताइवान का है। क्या बात है? मामला क्यों गंभीर होता जा रहा है? इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे है क्या? तो इसको पूरा जानने के लिए ना थोड़ा सा इसके पीछे चलेंगे, थोड़ा सा स्टोरी समझेंगे। और इस स्टोरी में 3 मेजर रोल प्लेयर्स हैं। एक तो ये हो गया आपको चाइना, दूसरा ये ताइवान और तीसरा जापान। अब आप सोचेंगे जापान कहाँ से आ गया। थोड़ा स्टोरी पहले से चलते हैं हम और देखते हैं। तो एक लड़ाई होती है 1895 में, जापान और चाइना के बीच में एक लड़ाई होती है, राइट? एक वॉर होता है और उसमें जीतता कौन है? जापान। इतना छोटा सा कंट्री इतने बड़े कंट्री पे कंट्रोल करने लगता है उसके बाद, क्योंकि चाइना जापान के वॉर में जापान जीत जाता है। अब बातें आगे बढ़ी और फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। China got liberated from Japan after Japan lost in the Second World War। जापान ने पर्ल हार्बर पे बमबारी शुरू कर दी थी अमेरिका को कुछ सूझा नहीं, तो उसने पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त को एक बम गिरा दिया, एटम बम, और 3 दिन बाद नागासाकी पे भी बम गिरा दिया और साथ में खबर भिजवा दी कि भाई साहब अगर इतने पे नहीं रुक रहे हो तो 15 अगस्त को जापान के कैपिटल टोक्यो पे अगला एटम बम गिराया जाएगा। इतना जानने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और जापान फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया। जब जापान हार गया तो फिर अगला क्या स्टेप हो सकता है? ऑब्वियस है कि चाइना को छोड़कर उसको जाना पड़ा। अब चाइना फ्री हो गया। जब चाइना फ्री हो गया तो वहां पर एक पार्टी आती है राज करने, जिसका नाम है KMT। ये पार्टी वहां पर रूल करने लगती है और उसके प्रेसिडेंट थे चियांग काई शेक। ये जो आप देख रहे हैं चियांग काई शेक, नीचे भी आप उनका फोटो देख रहे हैं, पास में उनकी वाइफ है और पूरा उनके लोग उनके साथ हैं। अब चियांग काई शेक राज कर ही रहे थे, 4-5 साल गुजर गए। उसके बाद वहां पर एक नई विचारधारा आगे बढ़ी। चियांग काई शेक थे कैपिटलिस्ट विचारधारा के, और जो नया विचारधारा वहां आ रहा था वो था सोशलिस्ट का। और इसको हेड कौन कर रहे थे? इसको हेड कर रहे थे माओ त्से तुंग। इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो सब चाहते थे कि ये सोशलिस्ट कंट्री बन जाए। और उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया चियांग काई शेक पे। प्रेशर इतना बढ़ा कि चियांग काई शेक को मेन लैंड चाइना छोड़ करके एक पास में एक ऐसे टापू पे जाना पड़ा, ऐसे आइलैंड पे जाना पड़ा जिसे खोजा था पुर्तगालियों ने। जैसे पुर्तगाली अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे थे, इंडिया के लिए भी ढूंढा। उसी समय की बात है, इन्होंने एक और आइलैंड को ढूंढा था जो कि चाइना के पास था और वो उसका नाम था फोर्मोसा। उन्होंने रखा क्योंकि फोर्मोसा पुर्तगाली भाषा में बहुत सुंदर, इसका मतलब होता है बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। तो वैसा नाम उन्होंने फोर्मोसा उसका रखा। और जब जापानियों का रास्ता थे, पूरा का पूरा एक पार्ट था, मेनलैंड चाइना और ताइवान सब एक ही साथ थे। लेकिन जब जापान हटा और KMT आया, तब भी ताइवान और मेनलैंड चाइना एक ही साथ था। जब ये प्रेशर बना सोशलिस्ट का कैपिटलिस्ट पे, तो KMT पार्टी को, यानी उसके प्रेसिडेंट को, चियांग काई शेक को मेनलैंड चाइना छोड़ करके और फोर्मोसा पर जाने का प्लान बना, तय हुआ। और इसके बाद क्या होता है? चियांग काई शेक वॉज एडवाइज टू मूव टू एन आइलैंड डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज नेम्ड फोर्मोसा। लाइक मूवर्स एंड पैकर्स, more than 20 airplanes worked day and night, and in roughly 1.5 years almost everything was shifted। इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, रेडियो स्टेशन, शिप्स, कार्स, सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया। अब आगे क्या होता है? 10 दिसंबर का दिन था वो 1949 का। चियांग काई शेक फाइनली मेनलैंड चाइना को छोड़ करके फोर्मोसा में चले गए। अगला पॉइंट आता है, देखिए, इनिशियली US UK
ऑल गिव रिकग्निशन टू चियांग काई शेक। सभी ने रिकग्नाइज किया कि आपका एक कंट्री है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद चीज़ें बदल गई। और क्या होता है, 1971 आते आते तक ताइवान को यूनाइटेड नेशन से भी बाहर कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन से, कि अब आप कोई कंट्री नहीं है। और 1978 में रिकॉग्नाइज किसको किया गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेनलैंड चाइना में था। देखिए नाम काफी सिमिलर है, जो मेनलैंड चाइना था उसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीपल्स एक एक्स्ट्रा जो ऐड था, और जो ताइवान था वहां पर जो पार्टी थी उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। पार्टी नहीं, वो फॉर्मोसा का ही नाम था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो एक अलग कंट्री था। और मेनलैंड कंट्री क्या हो गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये डिफरेंस को आप याद रखेंगे। ऐसा होता गया और काफी आप आगे बढ़ गया। तब जब चाइना आज़ाद हुआ था जापानियों से तो बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था, लेकिन अब 2022 आते आते तक चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, पूरी दुनिया उसको मान रही है, राइट। तो चाइना अब कहता है कि ताइवान कोई अलग कंट्री कैसे है, वो तो शुरू से ही हमारा ही पार्ट था, तो अब हमको उसको मिलाना है। तो वहाँ पे कोई और पार्टी नहीं, मेनलैंड चाइना का जो पार्टी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी का पार्ट होगा ये फॉर्मोसा या ताइवान। यही लड़ाई है, राइट। अब हुआ ये है कि चाइना चाह रहा है कि ताइवान को मेनलैंड में मिला ले, लेकिन अभी जो यहाँ की रूलर है, जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, ये जो दिख रही है आपको साई इंग वेन, राइट, ये यहाँ प्रेसिडेंट है, बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है कंट्री को, पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है ताइवान की। और इन्होंने इस तरह से यूएस और उसके एलीज यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बना रखे हैं। हाल में एक विजिट हुआ था नैन्सी पेलोसी का ताइवान में, चाइना बहुत नाराज हुआ लेकिन फिर भी, और बोला कि इनको नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वैसे ये प्लान रुका नहीं, अमेरिका के बैकअप से नैन्सी पेलोसी आई यहाँ पे और गई, चाइना देखता रह गया। और चाइना ने थ्रेटन किया था कि इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी चाइना रोज, ऑलमोस्ट रोज 10-15 वॉरप्लेन्स भेजता है ताइवान के ऊपर से, और काफ़ी सारे वॉरशिप्स उसने कुछ और नाम से कि हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं, उसके नाम पे ताइवान को घेर रखा हुआ है, राइट, प्रेशर बनाता जा रहा है। अब यहाँ के बाद से आगे क्या होता है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। कल की बात है, कल शाम की, चाइना के जिनपिंग कहते हैं कि उनका फुल कंट्रोल हो गया है हांगकांग पे और अगला नंबर है ताइवान का। तो बहुत लाइकली है कि लड़ाई होगा, क्योंकि चाइना मानेगा नहीं, एक सुपर पावर हो चुका है। इधर सपोर्ट में खड़ा है ताइवान के अमेरिका और पूरे यूरोपियन मेजर कंट्रीज, और इवन ऑस्ट्रेलिया, द क्वाड कंट्रीज, सब उसके बैकअप में लगे हुए हैं। इसके कई इकोनॉमिक कारण हैं जिसे मैं आने वाले वीडियोस में आपको डील करूंगा और आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको पूरा ये स्टोरी समझ में आ गया होगा कि कभी ताइवान चाइना का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में एक अलग कंट्री के रूप में आया। शुरू में यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएस यूके सब ने उसको रिकग्नाइज किया, बट थोड़े समय बाद छोड़ दिया, सीन बदल गया। 1948 के टाइम में चाइना बहुत कमज़ोर था, 22 में बहुत स्ट्रांग है, तो अब वो चाहता है कि जो ये पिछड़ा हुआ उसका भाई है वो उसको मिला दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव कि इतने पर आपको कंप्लीट आइडिया हो गया होगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। थैंक यू।